नहीं परहेज है मुझको किसी भी और भाषा से, नहीं परहेज है मुझको किसी भी और भाषा से, मगर अभिमान है इसका कि मैं हिंदी के कुल का हूँ, मगर अभिमान है इसका कि मैं हिंदी के कुल का हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सत्येंद्र सत्यज और आप सभी का एएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल को देख करके आपको लग रहा होगा कि हम हिंदी वर्णमाला आज पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अच्छे मूड में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा और अगर ये पसंद आएगा तो इसके आगे की वीडियोज़ भी आप तक पहुंचाएंगे। हिंदी वर्णमाला स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है भाषा। हिंदी क्या है? भाषा है। अब ये भाषा चूंकि कहाँ से स्टार्ट होती है, या तो वर्ण या ध्वनि। अब ये ध्वनि और वर्ण क्या है? जैसे अपन किसी भाषा की बात करते हैं तो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो उच्चारित होगी या फिर वो लिखित होगी। मैं पहले दो चीज़ें लिख लेता हूँ। जैसे ध्वनि है तो ध्वनि में दो बातें आती हैं। पहला लिखित और एक उच्चारित। अब लिखित उच्चारित क्यों कह रहे हैं, ऐसा कारण इसके पीछे का क्या है? तो जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो उसे कहा जाता है उच्चारण, और उच्चारण में जो आता है तो उसे हिंदी में कहा जाता है अक्षर। क्या? अक्षर, यानी जिसका क्षरण ना हो, जिसका और टुकड़े ना हो, तो उच्चारण हिंदी में बोला जाता है अक्षर। और इसी अक्षर को जब हम किसी कॉपी पर लिख देते हैं तो वो कहा जाता है, उसे कहते हैं वर्ण। वो कहा जाता है वर्ण। ठीक, तो सीधी सी बात है आपके सामने। ध्वनि में मुद्दा है। भाषा क्या है? अपने अंदर जो चल रहा है, भाव विचार हैं, उनको दूसरों तक पहुंचाना है। और दूसरों तक पहुंचाने के दो तरीके हैं, या तो आप पत्र लिख के भेज दो या फिर आप बोल के बता दीजिए। जब हम लिखेंगे तो जिस शैली में लिखेंगे, जिस तत्व में लिखेंगे, वो वर्ण होगा। और जब बोलेंगे तो जो सबसे छोटी चीज़ होगी उसे हम अक्षर कहेंगे। ठीक, तो ये आपके दिमाग में क्लियर हुआ कि ध्वनि दो टाइप की हो सकती है, लिखित और उच्चारित, वर्ण और अक्षर। यानी हम वर्ण समझ चुके हैं। वर्ण क्या है? लिखित रूप है। अगर मैं इसको यहाँ परिभाषित करूँ तो ये हो जाएगा लिखित रूप किसका? ध्वनि का। ये हो गया आपका वर्ण। यानी वर्ण आपसे अगर कोई पूछता है कि क्या होता है तो आप आंसर देंगे कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। ठीक, लेकिन अब बात आती है कि शब्द क्या है? शब्द, तो शब्द तक पहुंचने के लिए वर्ण, जैसे मैं आपको उदाहरण की बात करूं तो ग, क, तो ग से गाय भी होता है, बाद में ग से गधा भी होता है। तो ग एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा एक ही तरीके से उच्चारित होगा, एक ही तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन इसका उपयोग कहाँ होने वाला है, इसकी सार्थकता क्या तय होगी, ये शब्द तय करता है। यानी किसी भी भाषा का एक सार्थक समूह किसका? वर्णों का। ग सार्थक है क्या? नहीं है, क्योंकि ग से क्या होने वाला है? ग से गंवार भी होता है, ग से ज्ञानी भी होता है। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं ग के बाद में जाकर के? ग से मैंने ज्ञानी इसीलिए कहा है क्योंकि ज्ञानी में ग आता है और वो संयुक्त वर्ड है जो ग से ही निर्मित हुआ है, ग और यह दोनों को मिलाकर के। ठीक, तो अब शब्द की यदि अपन बात करते हैं कि ये क्या है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मैंने अभी जो बोला वो ही है कि सार्थक समूह, और वो भी कैसा? वो भी सबसे छोटा। यानी सबसे
छोटा, सार्थक समूह सबसे छोटा, और वो भी किसका? तो उसका आंसर आएगा वर्ण का। किसका? अब इसको जोड़ के पढ़िए, जोड़ के पढ़ेंगे तो आएगा उल्टा वापस कि वर्णों का सबसे छोटा सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे जैसे मैंने कहा कि आम, अब आम में अ है और म है, ये दो वर्ण हैं, लेकिन दोनों को एक बढ़िया की मात्रा के साथ जोड़ दिया जाए तो एक सार्थकता निकलती है जो हमें ये बताती है कि आम यानी ये सूचक है एक फल का, यानी आम आपको किसी फल के बारे में बात की जा रही है। ठीक, आदमी, ठीक, आदमी 3 वर्णों का संयुक्त है, 3 वर्णों से मिलकर के बना है, लेकिन ये सूचना देता है कि एक इंसान की बात चल रही है। ठीक, तो इंसान की बात चल रही है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि वर्ण इस तरीके से जोड़े जाएं कि उनसे उच्चारित ध्वनि का कोई दुनिया में मतलब हो, तो उस संयुक्त जो भी एक अरेंजमेंट बनता है, जो व्यवस्था बनती है, उसे सबसे छोटी व्यवस्था का नाम दिया जाता है शब्द। ठीक, तो शब्द होता है सार्थक समूह सबसे छोटा वर्ण का। उल्टा पढ़ेंगे इसको, आप इसको रिवर्स पढ़िए ऐसा वापस जाने में, तो आएगा वर्णों का सबसे छोटा सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक, अब हम बातें आगे आते हैं वाक्य। वाक्य के लिए मैं ले रहा हूं, वाइट ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं वाक्य। अब शब्द एक है, अब ढेर सारे शब्दों को एक सीक्वेंस में जमा दीजिए। जैसे राम आम खाता है, इसका एक सही मतलब होना चाहिए। अब इसमें देखो शब्द देखा जाए तो राम है, आम है, खाता ये भी शब्द है, और है ये भी शब्द है। अगर आप इसके अरेंजमेंट को मिटा दीजिए तो मैं आपको बताऊं, जैसे वाक्य इसके 2 तरीके से निकलते हैं। एक, राम आम खाता है। ठीक, अब इनको उल्टा सीधा कर दीजिए, जैसे आम राम खाता है, तो राम आम खाता है, आम राम खाता है। तो सुनने में अगर हम बात करें तो सही मतलब इसका निकलता है, और इसका निकल रहा है गलत मतलब। क्यों? क्योंकि आम राम खाता है, इसका मतलब है कि आम राम खाता है। तो अगर इसमें कॉमा लगाएंगे तो ठीक है, आम ऐसे कॉमा लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा, आम राम खाता है, मतलब राम आम को खाता है। लेकिन अगर हमने कॉमा नहीं लगाया सपोज, तो ये लिखा जाएगा आम राम खाता है। तो आम राम खाता है तो उल्टे सीधे मतलब भी निकलेंगे। इसीलिए जो ऐसा शब्द, ऐसा समूह शब्दों का जिसका सार्थक मतलब हो और वो बहुत एक के बाद एक जुड़े शब्दों का समूह, यानी इसे कहेंगे अपन शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह, अभी हमने कहा शब्दों का सार्थक समूह, जैसे राम आम खाता है, तो इसमें 4 शब्द हैं, राम आम खाता है, और चारों को ऐसे सजाया है कि उसका एक मीनिंग निकल रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा एक वाक्य हो गया है। ठीक, और जब वाक्यों को जमा देते हैं अंत में, तब वाक्यों का जो समूह बनता है उसे कहते हैं भाषा। आप एक के बाद एक बोलते जाइए, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो ये क्या है? ये भाषा ही तो है, जिसमें ढेर सारे वाक्य उपयोग हो रहे हैं, और ढेर सारे वाक्यों में कई हजारों शब्द उपयोग होंगे,
और उन शब्दों में बार बार वही वर्ण जो हिंदी वर्णमाला में निश्चित हैं वही उन्हीं के समूह से आपस में मिलजुल करके शब्द बन रहे हैं। यानी पूरी अगर इस स्लाइड का मैं मतलब अब क्विक में समझाऊं, बहुत जल्दी में बता दूं, तो ये निकलता है कि भाषा का व्यवस्थित क्रम कुछ ऐसा होता है। कोई भी भाषा ध्वनि से स्टार्ट होती है। ध्वनि दो प्रकार की हो सकती है, लिखित या उच्चारित। लिखित की अगर अपन बात करें तो लिखित में अगर अपन ने लिख दिया ध्वनि को तो उसे वर्ण कहेंगे, उच्चारित में तो उसे अक्षर कहा जाएगा। अक्षर का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना हो, यानी जिसके टुकड़े ना हो, जिसके टुकड़े ना हो। शब्द सार्थक समूह सबसे छोटा वर्ण का, उल्टा पढ़िए, वर्ण का सबसे छोटा सार्थक समूह शब्द कहलाता है। नेक्स्ट, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है और वाक्यों का समूह से बनती है पूरी भाषा। मुझे उम्मीद है कि आपको शायद ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर ये समझ में आ गया है तो हम वर्ण के प्रकार पर चलते हैं सीधा आगे। वर्णमाला। वर्णमाला से कुछ शानदार क्वेश्चन दुनिया के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर हिंदुस्तान में रहते हुए भी अगर ये सवाल आपसे गलत हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आना चाहिए, किसी को है या ना है। वर्णमाला में अब मैंने कहा ना कि दो तरीके से वर्णमाला होती है। लिखित कौन कौन सी होती है? एक होती है लिखित, और एक होती है उच्चारित। तो लिखित में क्या है? लिखित में टोटल वर्ण कितने होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि लिखित में टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो टोटल वर्ण होते हैं लिखित में 52, ये लिखे हैं नीचे। और अगर उच्चारण की बात करें तो ये संख्या पहुंचती है 56 पर। ठीक, लिखित में अगर आपसे पूछे कि लिखित में ये जो वर्ण है ये कितने टाइप से हो सकते हैं, टोटल तो हमने लिख दिया कि उच्चारित पर इतने होते हैं, लिखित पर इतने होते हैं। इनमें वर्गीकरण कैसा है? तो वर्गीकरण जब हम इस बात को करते हैं तो स्वर दो टाइप से हो सकते हैं। यहाँ आ गया स्वर अपना 11। स्वर कितने होते हैं? 11। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, लोगों को लगता है कि स्वर 13 होते हैं। हाँ, कई जगह लिखा है कि स्वर 13 होते हैं जब अपन अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ देते हैं तब। लेकिन भारत सरकार की जितनी भी मान्यता प्राप्त हिंदी की जो किताबें हैं उनमें स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो हम 11 टिक करेंगे, 13 नहीं करेंगे। ठीक, अब ये होते हैं 11। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन अगर वहाँ से अपन बात करें यहाँ तो ये आ जाएगा टोटल 41 व्यंजन होते हैं। अब बोलोगे सर ये तो टोटल मिलाकर के दोनों को जोड़ेंगे तो अपन ये अगर दोनों को जोड़ दें तो ये हो रहे हैं 52। हाँ, 52 होते हैं। ये कौन से हैं? लिखित। अभी हम वापस बार बार कह रहे हैं आपसे। अब जो 4 जो बढ़ गए हैं, इसमें जो 4 बड़े उच्चारण में ये 4 कहाँ से बने हैं? ये क्या है? तो ये आपको जो दूसरी क्लास पढ़ाई जाएगी व्यंजन की उसमें पढ़ाया जाएगा। ये +4 जो हैं वो हैं संयुक्त। कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त इसमें जोड़ देते हैं तो ये 56 हो जाते हैं। ठीक, अभी इस पर चर्चा इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर संयुक्त व्यंजनों को मैं पढ़ाने लगा तो हम मुद्दे से भटक जाएंगे और स्वर रह जाएगा। ठीक, तो अभी हमारा आज का जो मूल टॉपिक है वो रहेगा स्वर। आज अपन बात करने वाले हैं पूरी तरह से किसकी? स्वर की बात करेंगे। तो आज इस स्लाइड में इसके आगे आपको स्वर पढ़ाया जाएगा। ठीक, इसी को अच्छे से। क्या है? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है लघु, लघु मतलब छोटा। ह्रस्व का मतलब होता है लघु, तो इसका मतलब आ गया आपके सामने लघु। और इसका मतलब होता है दीर्घ। क्या होता है?
दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक, अब आपने बोला, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर स्वर और व्यंजन के बारे में ये तो बता दिए कि संख्या कितनी कितनी होती है, आपने ये नहीं बताया कि ये होते क्या हैं। हाँ, तो इसके बारे में सुन लीजिए। स्वर का मतलब होता है आज़ाद, जैसे जो अपने आप निकले, जिसको निकाल अंदर से जब आवाज़ आती है, जो ध्वनि आती है, उसके उस ध्वनि के साथ में कोई और विशेष ध्वनि ना आए, या यूँ कहें कि उसके उच्चारण में किसी और वर्ण की प्रधानता नहीं रहती, या यूँ कहें कि स्वर अकेला निकलता है। ठीक, वो किसी और अक्षर के साथ, किसी और वर्ण के साथ उच्चारित नहीं होता। व्यंजन, व्यंजन यानी स्वर के बारे में मैंने अभी कहा, उस चीज़ को आप याद रखिए। स्वर का मतलब होता है आज़ाद। क्या होता है? आज़ाद। ठीक, और व्यंजन जो होता है, तो व्यंजन को आप अपने दिमाग में ऐसे रखिए जैसे घरों में खाना पीना जो बनाते हैं वो व्यंजन की बात चल रही है। ठीक, वो ये व्यंजन है। तो वहाँ जो व्यंजन है, इसका मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, दाल, रोटी, चावल और मिठाई वगैरह, मतलब ढेर सारी चीज़ें। तो वहाँ से चीज़ याद रहेगी, व्यंजन मतलब जिसमें और भी कुछ है, एक्स्ट्रा है, यानी इसमें एक वर्ण के साथ अन्य वर्ण का उच्चारण होता है। ठीक, और वो जो वर्ण उच्चारित होता है ज़्यादातर वो स्वर होता है। जैसे क, तो क में क, कबूतर, इसमें क तो है इसमें, लेकिन पीछे अ है, यानी हर एक व्यंजन के पीछे स्वर बोलता है। तो इसीलिए ये व्यंजन है जो अकेला नहीं होता, यानी ये मुक्त नहीं हो सकता। इसे कह सकते हैं आज़ाद नहीं, मतलब मुक्त नहीं, मुक्त नहीं। ठीक, अब मुझे लगता है कि आपको स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये भी समझ में आ गया, जो बीच में थोड़ा सा छूट गया था। अब हम सीधी बात करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर आएगा ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व का मतलब मैंने लिख चुका हूँ कि ये होता है लघु, मतलब छोटा, और दीर्घ मतलब बड़ा। इनके नीचे आप देख रहे हो उदाहरण लिखे हैं। ये आपको आपके सामने उदाहरण लिखे हैं। अ, ए, ओ, उ, ये ह्रस्व हैं, 4 होते हैं। ये यहाँ बाई फॉल्ट लिखा गया, ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से ये वाला ये इधर आ जाएगा। ठीक, आ, ई, उ, ए, औ, ए, औ आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ये अपोजिट थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, इसको यहाँ आना चाहिए। ठीक, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, ये इसको हम सुधार लेंगे उसके पहले, जब भी अपलोड करेंगे उसके पहले। हाँ, तो आगे आता है कि ये स्वर और दीर्घ। तो ह्रस्व में मतलब होता है लघु, यानी जिसके उच्चारण में समय लगता है बहुत कम, और जिसके उच्चारण में समय लगता है ज़्यादा उसे कहते हैं दीर्घ। जैसे अ, कम समय लग रहा है, आ, ज़्यादा समय लग रहा है, ए, कम समय, ई, यानी जिसके उच्चारण में अपनी सांस अतिरिक्त खींची जाती है, वो आता है दीर्घ में। और जब अपन मात्रिक छंद पढ़ते हैं तो इन सब जो दीर्घ वाले होते हैं इनको 2 मात्रिक बोला जाता है, इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, और जब छंद लिखते हैं तो इनको 1 मात्रा में गिना जाता है। ठीक, आगे जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन, यानी अब जो स्वर होते हैं, अब वो स्वर के अंदर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वो स्वर हमारे मुखमंडल से, हमारी सांस के माध्यम से कहाँ से निकल रहा है। तो आपके सामने ये 3 जगह से निकलने वाली कहानी है। देखिए, 3 स्वर होते हैं। अग्र, यानी जो आगे वाले हिस्से से निकल रहा है सीधे, अग्र, मध्य, एकदम बीचों बीच से, पश्च, यानी एकदम गले के अंदर से, पीछे वाले हिस्से से,
अब यहाँ से क्वेश्चन सीधी बात है कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो ऐसे पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है, निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है। तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखिए, और उस ट्रिक को यदि अपन के याद रखा जाएगा तो सारी चीज़ें आपको आसानी से हो जाएंगी। ट्रिक कुछ यूँ है, आ के मध्य में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आ के मध्य, आ के मध्य, आ के मध्य, ईक या इमली, इमली ईक के आगे, आगे एड़ी ऐनक जोड़ो, एड़ी ऐनक जोड़ो, एड़ी ऐनक जोड़ो, बाकी सबको पीछे छोड़ो। ये ऐसे ही एक आ के मध्य, आ के मध्य मतलब आ के बीच में, इमली ईक के आगे, इमली ईक यानी आ के मध्य का मतलब एक आ कट गया है, यहाँ पर लिखा है ये आ है, यहाँ पर आ है, तो आ मध्य में यानी आ का उच्चारण एकदम मुखार बिंद के सेंटर से होता है, बीचों बीच से। ठीक, इमली ईक के आगे यानी ये आगे से होते हैं, यानी आगे वाले हिस्से से, एक यही दांतों के पास से बोला जाता है। ठीक, इमली ईक आगे एड़ी ऐनक जोड़ो, आगे एड़ी मतलब ई ए आई, तो ई ए एड़ी आई, ये चारों की चारों आपको आगे मिलेंगी और बाकी सबको पीछे छोड़ो, यानी जो भी बच गया है ओ ऊ औ औ, तो ये चारों के चारों आपके पीछे आएंगे बाकी का। ट्रिक सिर्फ इसीलिए ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा मध्य है, कौन सा पश्च है और कौन सा अग्र है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने में सहायता देगी। एक बार देख लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, तो अब हम पढ़ रहे हैं मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं मुंह खुलना और मुंह के बंद होने के आधार पर। तो ये मूलतः दो प्रकार के होते हैं, इतना एक प्रकार में जाएगा और ये इतना दूसरे प्रकार में आएगा। समृत में आएगा, इसको बोलेंगे एक तरह से बंद, और ये आएगा खुला। ठीक, अब बंद और खुला दो प्रकार से होता है, एक आधा और एक पूर्ण। तो जो पूर्ण है एक तरह से ये पूर्ण में आएगा, पूर्ण को अपन बोलते हैं अकेला बंद, और अर्ध को ये आएगा आधा बंद, आधा बंद। यानी जब समृत स्वर उच्चारित होते हैं तो मुंह के दोनों होठ लगभग आपस में मिले होते हैं, उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहते, इसीलिए उसका नाम दिया जाता है बंद। और अर्ध समृत स्वर जो होते हैं, अर्ध समृत स्वर होते हैं, उसमें क्या होता है कि मुंह आधा खुलता है, पूरा नहीं खुलता, आधा, और आधा रहता है बंद। इसके कुछ उदाहरण इस चित्र में आपके सामने प्रस्तुत हैं। देखिए, समृत यानी बंद, ये जिसमें ए और ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ए और ई। और अर्ध समृत में आ रहा है ए, एड़ी वाला, ये यहां पर आएगा एड़ी वाला।
ठीक, ऐसे ही विव्रत स्वर में जाएंगे खुला, तो इसका मतलब होता है खुला, तो इसमें भी दो, आधा और पूरा, तो यहां पर आएगा पूर्ण, और यहां आएगा आधा, आधा खुला, पूर्ण और आधा खुला। समृत में ओ और ऊ, ये दो, यहां पर आ जाएगा ओ और ऊ। अर्ध समृत के उदाहरण में लिखा है ओ, इसमें ओ, ओ। ध्यान देने वाली बात सीधी 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 इतनी सी है कि मुंह खुलेगा या मुंह बंद होगा। मुंह बंद होगा यानी बोलने के उच्चारण में ऐसा महसूस होगा कि मुंह बंद होने के करार पर है, तो वो जाएगा समृत में। अगर पूरी तरह से बंद हो रहा है तो समृत स्वर, आधा बंद होने का प्रयास कर रहा है तो अर्ध समृत स्वर, ठीक। और अगर खुलने का प्रयास कर रहा है, पूरी तरह से खुल चुका है, तो वो विव्रत स्वर, और आधा ही खुल रहा है तो अर्ध विव्रत स्वर। इनके नीचे इनके उदाहरण मैंने मेंशन कर दिए हैं, एक बार देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठाकृति का मतलब होता है होठों की आकृति। इस शब्द का मतलब जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका आएगा होठों की आकृति। होठों की आकृति के आधार पर होठों की आकृति कैसी बन सकती है? होठों की आकृति गोल बन सकती है, यानी व्रत, और व्रत नहीं भी बन सकती है, यानी जिसमें व्रत बनेगी वो है वृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल होता है, गोल मतलब क्या होता है, सीधे सीधे व्रत होता है, ये मान लीजिए आप, तो उन्हें कहा जाता है वृत्ताकार स्वर। जैसे ओ, उ, ओ, औ, औ। इन सब में जब अपन अपने होठों को ध्यान से देखेंगे तो एक व्रत जैसी आकृति बनती है। जिसमें व्रत की आकृति नहीं बनती उसे कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते, गोल नहीं होते मतलब व्रत नहीं बनता। सीधी सीधी बात है कि व्रत नहीं बनेगा, व्रत नहीं बनेगा। आंसर अ में आप उच्चारण के साथ अपने होठों को महसूस कीजिए तो आपको लगेगा कि गोल नहीं हो रहे हैं। अ, आ, ए, ई, ए, आई, इनमें कहीं पर भी व्रत नहीं बनता है, ठीक। अब मैंने शुरू में कहा था कि स्वर टोटल कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने कहा भारत सरकार की मान्यता प्राप्त बुकों के आधार पर 11 चल रहा है और 11 ही माना जाता है। लेकिन ये दो चीज़ों को भी कई जगह, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, ये अयोगवाह होते हैं। ये दो वर्ण हैं, इनको यदि हम जोड़ देते हैं तो कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है, ठीक। लेकिन मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि मूल स्वर 11 ही होते हैं। अब इनमें से अनुस्वार क्या है और विसर्ग क्या है, अयोगवाह वर्ण होते क्या हैं, तो लिखा है कि वर्ण स्वर के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, अकेले स्वतंत्र नहीं हो सकते। जैसे आपने कभी भी कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि अकेला ऐसा लगा हो, अकेला बिंदु, या कहीं ऐसा लगा हो कि ऐसा, इनके आगे आपको स्वर लगाने ही पड़ेंगे। यानी ये एक तरह से कहें कि ये स्वतंत्र स्वर नहीं है, ये आज़ाद नहीं है। क्यों? यानी आपको अंक ऐसे लगाना, तो ये अ को यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये अनुस्वार का कोई मतलब है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको अ को यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर के इस विसर्ग का मतलब है। यानी विसर्ग और अनुस्वार अकेले कभी नहीं आते, ये आते हैं स्वरों के साथ। इसीलिए इनको स्वर होते हुए भी स्वर नहीं माना जाता, और ये स्वर से अलग होते हैं लेकिन फिर भी स्वर में होते हैं, क्योंकि जब उच्चारण होता है तो ये अपनी प्रधानता रखते हैं। तो लिखित रूप में अगर देखा जाए तो 11 स्वर होते हैं, उच्चारित रूप में यदि अपन बात करें तो 13 स्वर होते हैं, मान्यता प्राप्त तरीके से अपन बात करें तो 11 ही होते हैं। वर्णों की कुल संख्या वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने प्रारंभ में पढ़ाया था, आपको याद हो
ये यहाँ से शुरू किया था कि भाषा सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लिखित और उच्चारित। लिखित को वर्ण कहते हैं, उच्चारित को अक्षर कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना हो। शब्द यानी सबसे छोटा वर्णों का सार्थक समूह। सबसे छोटा वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, और वाक्यों का समूह भाषा। ठीक, इसके आगे मैंने बताया था कि वर्णों का क्लासिफिकेशन टोटल उच्चारित रूप से 56 होते हैं, लिखित रूप से 52 होते हैं। लिखित रूप, उच्चारित रूप का मतलब ये है कि इतने तरीके से लिखा जा सकता है, और बोलने के तरीके थोड़े से अलग हो जाते हैं। जैसे इनमें से मैं आपको बताऊंगा कुछ, जैसे ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं, तो इनको अपन प्रॉपर व्यंजनों में नहीं लेते। तो व्यंजन जब पढ़ेंगे तो संयुक्त के जो 4 जोड़े गए एक्स्ट्रा, उनका भी पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके सामने रहेगा। लेकिन फिलहाल यदि आपसे से क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल कितने होते हैं, तो आप क्वेश्चन को ये ध्यान में रखिए कि वो कैसे पूछ रहा है। लिखित पूछ रहा है, उच्चारित पूछ रहा है, ये स्वर कितने होते हैं 11, व्यंजन इनमें से कितने हैं 41, टोटल 52 को मान्यता प्राप्त है। ठीक, उसके आगे स्वर अग्र मध्य पश्च, इसके लिए एक शानदार ट्रिक पढ़ाई थी आपको। ये लिखा है अ के मध्य यानी अ बीच में, इमली ईक आगे एडी एनक जोड़ो, इमली ईक एडी एनक को आगे जोड़ो, बाकी सबको पीछे छोड़ो, यानी जितनी भी चीज़ें बचती हैं उन सबको आप पीछे छोड़ दीजिए। फिर अपन सीधे गए थे मुखाकृति के आधार पर स्वर, या तो मुंह बंद होने का प्रयास करेगा या मुंह खुलने का प्रयास करेगा। जब मुंह बंद होने का प्रयास करेगा तो या तो वो आधा बंद होगा या वो पूरी तरह से बंद होगा। जब पूरी तरह से बंद होने का प्रयास करेगा तो उसे कहते हैं संवृत स्वर, और आधा बंद होने का प्रयास करेगा तो उसे कहते हैं अर्ध संवृत स्वर। खुला का मतलब मुंह खुलने का प्रयास करेगा, या तो आधा खुलेगा या वो पूरा खुलेगा। यदि वो पूरी तरह से खुल जाता है तो उसे कहते हैं विवृत स्वर, यदि मुंह आधा खुलता है तो उसे कहते हैं अर्ध विवृत स्वर। इनके उदाहरण नीचे लिखे हुए हैं। फिर आगे आखिरी में शायद अपन गए थे कि ओष्ठाकृति मतलब होठों की आकृति के आधार पर 2 प्रकार से थे। वृत्ताकार, जिनको बोलने में होठों का आकार गोल हो जाए उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं, और जिनको बोलने में वृत्त नहीं बनता उसे कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। इनके उदाहरण भी समझा दिए थे। अयोग भाव मैंने बता दिए 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों ऐसे स्वर हैं जो अकेले कभी नहीं आते, इनको स्वरों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये स्वर होते हुए भी स्वर नहीं होते, लेकिन स्वरों में ही होते हैं। थैंक यू। हाँ, यदि पढ़ने में मज़ा आया हो और ऐसी वीडियोज़ आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचते रहें और इससे भी शानदार आएंगे, ये तो एक तरह से कहा कि हिंदी का इस प्लेटफॉर्म पर मेरा पहला वीडियो है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए AS अकेडमी को, और मेरे वीडियोस देखते रहिए। हर 2 दिन 3 दिन में हो सकता है रेगुलर भी, जैसा भी व्यवस्था बनाएंगे डिपार्टमेंट में मिलकर के आप तक वीडियो पहुंचते रहेंगे, और हिंदी की एकदम बारीक से बारीक चीज़ों को आपके सामने बहुत अच्छे लहजे में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितनी भी परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा आपकी होती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो हम बोर्ड पर ही सॉल्व कर सकें। आज थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट मैं मान रहा हूँ इस बात को कि बीच में हल्का सा हुआ था, लेकिन आगे वाले वीडियोज़ में ये नहीं होगा। इससे भी बहुत अच्छे और बेहतर वीडियो के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे।